हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो। तो आप सभी का स्वागत है सनराइज एकेडमी पर। और अपन पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान पढ़ रहे थे। और उसमें वो अपन ने पिछली वाले क्लास में पढ़ा था भारत का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में अपन जो मुख्य मुख्य रियासतें थी जिनका वो विलय चुनौतीपूर्ण रहा था उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, कि भारत में जो वर्तमान में अपन राज्य देख रहे हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये किस प्रकार अस्तित्व में आए, पहले कितने थे, कौन कौन से आयोग बने और किस आधार पर है वो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और है वो कब कब किन किन राज्यों से है वो अलग राज्य बने, इस बारे में आज अपन वो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की करते हैं क्लास की शुरुआत एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ कि मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, कि मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान नहीं जीत सकता। इसलिए साथियों, कभी भी मन से नहीं हारना चाहिए। मन में हमेशा अपने मन को हमेशा उच्च विचारों से भरते रहें और एक दिन आपकी जरूर निश्चित जीत होगी। तो मन से है वो कभी नहीं आना चाहिए। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो मन में है वो हमेशा अपने वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उच्च विचार आने चाहिए। मन से वो कभी नहीं आना चाहिए, तो है वो आपको जरूर मंजिल मिलेगी। तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो आज अपन पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ, राज्यों का पुनर्गठन, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का वो पुनर्गठन किस आधार पर है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि किस प्रकार इसकी मांग रखी कि राज्यों के है वो भाषा के आधार पर है। पहले वो भाषा के आधार पर कहा कि राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। सबसे पहले तो जो बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल मूवमेंट था, होम रूल आंदोलन, उसमें है वो ये ब्रिटिश काल में ये मांग रखी गई थी उनके सामने कि जो राज्यों का है वो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर हो। किसके आधार पर? पहले वो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की बात की गई थी। ब्रिटिश काल में देखें अपन तो बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल आंदोलन था, होम रूल आंदोलन, उसमें है वो इन्होंने मांग रखी थी राज्यों के पुनर्गठन की। और इसमें वो शर्त ये थी कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, यानी कि जिस भाषा के बोलने वाले जो लोग हैं उनको है वो पृथक से एक ही भाषा के बोलने वाले लोग, उनको पृथक उनका है वो राज्य बना दिया जाए। तो इन्होंने है वो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की थी, भाषाई आधार पर। किसने? बाल गंगाधर तिलक के जो होम रूल मूवमेंट था, होम रूल आंदोलन था, उसमें वो अंग्रेजों के सामने ये पेश की मांग की गई कि वो राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो अपन देख रहे हैं कि किस प्रकार इनकी वो मांग रखी गई थी भाषा के आधार पर राज्यों की। फिर अपन देखें 1920 में, 1920 ईस्वी में जो कांग्रेस की जो समिति थी, प्रांतीय समितियां बनाई गई थी कांग्रेस पार्टी ने, तो वो भी भाषा के आधार पर गठित की गई थी। कांग्रेस की जो प्रांतीय समितियां थी वो भाषाई आधार पर गठित की गई थी। कांग्रेस की प्रांतीय समितियां वो भी किस बेस पर हुई थी? तो लिंग्विस्टिक बेस, भाषाई आधार पर है वो गठित की गई थी। कांग्रेस की जो प्रांतीय समितियां थी भाषाई आधार पर, उनका भी आधार क्या था? भाषा के अनुसार उनको प्रांतियों का गठन, प्रांतीय समितियों का गठन किया गया था। और उसके बाद में देखें तो जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था, चुनावी घोषणा पत्र 1946 में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र, उसमें भी है वो इन्होंने वो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग रखी थी। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र, उसमें वो कांग्रेस पार्टी ने मांग रखी थी राज्यों का पुनर्गठन है वो किस आधार पर होना चाहिए? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। फिर है वो जब देश आज़ाद हुआ और संविधान सभा बनी, तो इसमें है वो अभी उनके सामने इस सवाल आया कि है वो वास्तव में देश में जो राज्य, उन राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर होना चाहिए? क्या भाषा के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है वो उनके सामने ये सवाल आया। तो फिर उन्होंने तब सोचा कि फिर उनका है वो ये मत बदल गया और उन्होंने सोचा कि है वो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे है वो भाषा के आधार पर यदि राज्यों का पुनर्गठन होगा तो इससे है वो
अलगाव की भावना उत्पन्न हो सकती है, अलगाव की भाषा की, जैसे कि एक भाषा के लोग बोलने वाले हैं तो वो दूसरी भाषा के लोग से अलगाव उत्पन्न करेंगे, सांस्कृतिक भिन्नता होगी। इसलिए वो किसी भी हालत में उन्होंने माना कि वो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। जब है वो अपना देश आज़ादी हुआ, संविधान सभा बनी, तब उसने है वो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया कांग्रेस ने। पहले तो कांग्रेस ने कहा था, मतलब उनकी जो कमेटियां बनी थी और उनका जो घोषणा पत्र था उसमें वो भाषाई आधार पर है वो राज्यों की मांग की गई थी, और उसमें ये तर्क दिया कि सांस्कृतिक जो सांप्रदायिक बोलबाला है वो सब भाषा के आधार पर है, और जो समाज का वर्गीकरण हुआ है सब वो भाषा के आधार पर हो रहा है हुआ है, और इसीलिए है वो जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भी भाषा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन फिर है वो इन्होंने है वो भाषाई आधार पर है वो जो मान्यता थी उनको है वो अस्वीकार कर दिया, और कहा कि इससे वो अलगाव उत्पन्न हो सकता है, अलगाव, और जो कि देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए सही नहीं है, अलगाव और सांस्कृतिक, अपन कह सकते हैं सांस्कृतिक अलगाव। तो इसलिए वो भाषाई आधार पर है वो इन्होंने राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया। और फिर है वो धर आयोग, एक धर कमीशन का गठन किया गया था 1948 में। उनका ये कार्य था कि राज्यों का है वो गठन किस आधार पर किया जाए, उनकी है वो अनुशंसा दी थी धर आयोग ने। धर कमीशन 1948 में कौन सा आयोग, राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक धर आयोग गठित किया गया था, धर आयोग। और इन्हें है वो सुझाव दिया था राज्यों का है वो किस प्रकार के होना चाहिए वो राज्यों का पुनर्गठन। तो धर आयोग ने कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन है वो इस प्रकार हो जिससे वो प्रशासनिक सुविधा रहे, प्रशासन में सुविधा रहे, इस प्रकार वो राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी धर आयोग ने। 1948 में धर आयोग गठन किया गया था। और साथ ही कहा कि है वो भौगोलिक समीपता होने चाहिए, यानी कि एक राज्य का भाग यहाँ पर और एक राज्य का भाग कहीं दूर, ऐसा नहीं होना चाहिए। भौगोलिक मतलब पूरा राज्य एक साथ में होना चाहिए, जैसे कि मान लो राजस्थान का एक भाग तो यहाँ राजस्थान में और एक भाग महाराष्ट्र में, ऐसा नहीं होना चाहिए। भौगोलिक समीपता होनी चाहिए ताकि प्रशासनिक सुविधा रहे। तो क्या होने चाहिए, भौगोलिक। इसने वो धर आयोग ने वो रिकमेंडेशन दी थी राज्यों के पुनर्गठन के बारे में, भौगोलिक समीपता, भौगोलिक समीपता होनी चाहिए। यहाँ सामीप्य मतलब भूभाग है वो एक राज्य का भूभाग उसी राज्य में वो कंबाइंड होना चाहिए। और साथ ही इसने कहा कि वित्तीय आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ राज्य है वो और जो राज्य है वो वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो, वित्तीय फाइनेंस सेल्फ डिपेंडेंट, वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर। और साथ ही ये कहा कि विकास होना चाहिए, राज्य का वो विकास होना चाहिए। तो ये सुझाव दिए थे धर आयोग ने, वो ये सुझाव दिए थे कि राज्य का है वो पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन है वो किस बेस पे होना चाहिए। तो धर आयोग ने ये कमेंट दी थी। और मुख्य बात ये है कि इन्होंने है वो धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है वो उसको है अस्वीकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे अलगाव उत्पन्न होगा जो कि देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए सही नहीं है। तो इन्होंने है वो भाषा के आधार पर राज्य को है वो बिल्कुल भी अस्वीकार कर दिया, यहाँ बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। अब वो धर आयोग की समीक्षा के लिए एक है वो एक और कमेटी गठित की गई जिसको है वो जेवीपी कमेटी कहते हैं। जेवीपी जिनमें इनमें सदस्यों के नाम के आधार पर ही है वो इन कमेटी का नाम भी रखा गया है जेवीपी समिति। जो धर आयोग ने जो रिकमेंडेशन दी थी, धर आयोग ने जो है वो सुझाव दिए थे उसकी वो समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उसका नाम है जेवीपी, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, और वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, और पी से वो पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, ये वो इनके सदस्य थे तीन। और इन्हीं के नाम पर है वो इन कमेटी का भी है वो गठन कमेटी का भी नाम रखा गया। और इन्होंने भी उस जो धर आयोग ने जो रिकमेंडेशन दी थी, धर आयोग ने जो अनुशंसा दी थी, इनका कार्य था उनकी समीक्षा करना। और इन्होंने भी कहा कि है वो जो राज्यों का पुनर्गठन है वो किसके आधार पर, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसने भी वो कहा कि राज्यों का पुनर्गठन है वो बिल्कुल कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। इससे वो देश की अखंडता को और सुरक्षा को है वो चुनौती पहुंचती है, सुरक्षा के लिए जो कि सही नहीं है। तो इन्होंने वो भाषा के आधार पर इन्होंने भी है वो जो राज्य के पुनर्गठन उसकी मांग को है वो अस्वीकार कर दिया। अब अपन देखते हैं कि पहले जब 26 जनवरी 1950 को वो किस प्रकार राज्य थे। तो पहले वो राज्यों की 4 श्रेणियाँ होती थी। वर्तमान में जैसे एक तो फुल फ्लैश राज्य है और दूसरा यूटी, 2 ही है, लेकिन पहले वो 4 श्रेणी के राज्य होते थे। राज्यों की 4 श्रेणियाँ होती थी, ए, बी, सी और डी, 4 श्रेणियों के राज्य होते थे।
और उसके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य थे वो पहले। वो 26 जनवरी जब 1950 को हमारा जो संविधान लागू हुआ तो उसमें वो किस प्रकार के राज्य अस्तित्व में थे, जो कितनी श्रेणियाँ थी, तो 4 श्रेणियाँ थी। तो अपन थोड़ा देख लेते हैं मैप बनाकर। जैसा भी बना है आप इसको समझने की कोशिश करना, इस पर मत जाना, ठीक है। तो पहले वो कितने श्रेणी के राज्य थे? 4 श्रेणी के राज्य थे, ए बी सी डी। ए श्रेणी में तो वे आते थे जहाँ पर है वो ब्रिटिश का शासन था, जहाँ पर पूरी तरह से ब्रिटिश कंट्रोल में थे। ए श्रेणी के राज्य जहाँ पर है वो ब्रिटिशर्स का शासन था। यहाँ पर जो गवर्नर होता था, यहाँ पर कौन होते थे? गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। और बी श्रेणी के राज्य जो राजाओं के हाथ में थे, रियासतें थी, राजाओं की रियासतें, यहाँ पर राज प्रमुख होते थे। जैसे जयपुर की महारानी है वो गायत्री देवी यहाँ की जो राज प्रमुख थी। तो बी श्रेणी के राज्य है वो रियासतें थी, जहाँ पर है वो राजाओं का शासन था। और जो है वो सब्सिडी अलायंस है, वो सहायक संधि से वो अंग्रेजों से जुड़े हुए थे, अंग्रेजों से सहायक संधि कर रखी थी। और सी श्रेणी में जो अंग्रेजों के उच्चायुक्त प्रांत थे वो थे उच्चायुक्त प्रांत, उच्चायुक्त प्रांत है वो सी श्रेणी में। और डी श्रेणी में है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 4 श्रेणी के राज्य थे। ए श्रेणी में अंग्रेजों का शासन था, बी श्रेणी में राजाओं द्वारा राजाओं की जो रियासत थी, राजाओं का शासन था, रियासत थी। और सी श्रेणी में है वो अंग्रेजों के उच्चायुक्त प्रांत थे। और डी श्रेणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 4 श्रेणी के वो राज्य थे जब अपने वो संविधान लागू हुआ, तब 1950 की बात कर रहे हैं। तो अब कौन कौन से थे ए श्रेणी के राज्य, उसको अपन देख लेते हैं थोड़ा। 9 थे ए श्रेणी के राज्य। कितने थे? ए श्रेणी के राज्य भी 9 थे, और बी श्रेणी के राज्य भी 9 थे, सी श्रेणी के 10 थे, और डी श्रेणी में तो अंडमान निकोबार वो एक ही था। तो अब देखते हैं ए श्रेणी के कौन कौन से राज्य थे। आप भी ऐसे लिख लेना, और वैसे यहाँ पर लिख लेना 1 2 3 4 9 तक। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ए श्रेणी का पहला था असम, यहाँ पर असम। फिर बिहार, बिहार भी ए श्रेणी का राज्य था। फिर बॉम्बे, असम, बिहार, बॉम्बे। ये जो ए श्रेणी के लिख रहा हूँ, मतलब ये ए श्रेणी के राज्य थे, यहाँ पर वो डायरेक्ट अंग्रेजों का रोल था, अंग्रेजों का शासन था। असम, बिहार, बॉम्बे। फिर यहाँ पर मध्य भारत, फिर मद्रास, यहाँ पर भी ये लिख लेता हूँ मद्रास, ये मध्य भारत है। और उसके बाद में अपन देखें तो यहाँ पर है वो पंजाब, पंजाब भी ए श्रेणी का राज्य था। और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल ये ए श्रेणी का राज्य था। और यहाँ पर ओडिशा, वो भी ए श्रेणी का राज्य था। और इसी के साथ यूनाइटेड प्रोविंसेस, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहते थे, तो वो भी ए श्रेणी का राज्य था। तो कितने 9 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 राज्य है वो ए श्रेणी के राज्य थे, जहाँ पर है वो डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था। तो जैसा कि बताया पहले 4 श्रेणी के राज्य थे, उसमें से ए श्रेणी के राज्य ये 9 थे। अब अपन देखते हैं, यहाँ पर आप लिख लेना, जैसे मैंने ये बोला यहाँ लिख लेना ए श्रेणी के 9 राज्य। अब अपन देखते हैं कि बी श्रेणी के राज्य कौन कौन से थे, जहाँ पर है वो जहाँ पर है वो राजाओं का शासन था, यहाँ जो रियासतें थी। तो अब अपन देखते हैं बी श्रेणी के राज्य। बी श्रेणी में यहाँ पर है वो जम्मू कश्मीर, बी श्रेणी का राज्य था। यहाँ पर पेप्सू यानी कि पंजाब और ईस्ट, जो पंजाब के आसपास के जो क्षेत्र थे उसको उस समय पेप्सू कहा करते थे। तो ये भी है वो बी श्रेणी के, यहाँ की राजाओं का शासन था, यहाँ पर जम्मू कश्मीर और पेप्सू पंजाब। और यहाँ पर राजस्थान में भी है वो राजाओं की रियासतें थी, राजाओं का शासन था, तो ये भी बी श्रेणी का राज्य था। फिर यहाँ पर सौराष्ट्र, ये भी बी श्रेणी का राज्य था, सौराष्ट्र। फिर यहाँ पर मध्य प्रांत, यहाँ पर ये भी बी श्रेणी का राज्य था। और विंध्य प्रांत, यहाँ पर भी ये बी श्रेणी का राज्य था। और उसके साथ देखें तो यहाँ पर जो मैसूर, मैसूर बी श्रेणी का राज्य था। और यहाँ पर त्रावणकोर, ये भी बी श्रेणी का राज्य था, कोची, त्रावणकोर। और हैदराबाद बी श्रेणी के राज्य थे। कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 राज्य भी है वो बी श्रेणी के थे। कौन कौन से थे? तो जम्मू कश्मीर, पेप्सू, राजस्थान और सौराष्ट्र, मध्य भारत, विंध्य प्रांत, विंध्य प्रांत और मैसूर, त्रावणकोर और हैदराबाद। ये वो बी श्रेणी के राज्य थे, जहाँ पर वो रियासतें या राज्यों का शासन था। अब अपन देखते हैं जो सी श्रेणी के कौन कौन से राज्य थे।
यहाँ सी श्रेणी में जो अंग्रेजों के उच्चायुक्त प्रांत थे। तो अपन ने जब संविधान सभा पढ़ी थी उसमें देखे थे तो अजमेर ये सी श्रेणी का राज्य था, अजमेर। और दिल्ली भी ये सी श्रेणी का राज्य थे, अजमेर, दिल्ली, कुर्ग, यहाँ पर जो कर्नाटक में कुर्ग है वो भी सी श्रेणी का राज्य था। ये तो अपन ने देख लिया था जब संविधान सभा पढ़ी थी, तब भी अपने देखा था। फिर है वो अजमेर, दिल्ली, कुर्ग, फिर है वो मणिपुर सी श्रेणी का राज्य था, और त्रिपुरा सी श्रेणी का राज्य था, और हिमाचल प्रदेश भी सी श्रेणी का राज्य था, और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में वो भी सी श्रेणी का राज्य था। यहाँ पर भोपाल मध्य प्रदेश में वो सी श्रेणी का राज्य था। और इसी के साथ देखें तो अपन कूच बिहार वो भी एक सी श्रेणी का राज्य था। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक था वो कच्छ, ये भी है वो सी श्रेणी का राज्य था। तो 10 है वो जहाँ पर अंग्रेजों का उच्चायुक्त प्रांत थे। तो 10 राज्य है वो उच्चायुक्त प्रांत अंग्रेजों के जो सी श्रेणी के राज्य थे। अब अपन देखते हैं डी श्रेणी में, तो ये अंडमान निकोबार है वो, ये डी श्रेणी का राज्य था। तो ये इस प्रकार है वो राज्यों की 4 श्रेणियां हुआ करती थी पहले वो 1950 26 जनवरी 1950 की ये। और अब वर्तमान में कितनी है, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन पहले वो ये 4 प्रकार के राज्य थे। तो अब उसके बारे में अपन ने वो थोड़ा देख लिया। अब अपन देखते हैं कि अब जो वर्तमान में जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनका वो गठन किस प्रकार हुआ। तो अब अपन देखते हैं कि जो क्षेत्र थे, विभिन्न क्षेत्र, भारत के विभिन्न क्षेत्र थे, वहाँ पर है वो भाषा के आधार पर है वो राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी। यानी कि अपन देखते हैं कि जो सबसे पहले ज़्यादातर मांग कहाँ हो रही थी, दक्षिण भारत में जो आंध्र प्रदेश है उनको है वो तमिलनाडु यानी कि मद्रास स्टेट से वो अलग आंध्र की मांग कर रहे थे। कौन, तेलुगु भाषी लोग है वो कह रहे थे हमारे वो मद्रास से अलग आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे। हमारा वो भाषा के आधार पर अलग राज्य होना चाहिए, क्योंकि हम तेलुगु भाषा बोलते हैं, तमिल से अलग है, इसलिए हमारा वो अलग से राज्य होना चाहिए। तो तेलुगु भाषी लोग हैं वो अलग आंध्र प्रदेश की मांग करने लगे। आंध्र प्रदेश है वो मद्रास से अलग आंध्र प्रदेश की है वो मांग करने लगे। लेकिन केंद्र सरकार ने माना नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार पहले उन्होंने ठान रखा था कि वो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। तो इसमें है वो ये ज़्यादा आंदोलन हो गया। और वो यहाँ के जो नेतृत्व कर रहा थे आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे यहाँ के जो नेता वो थे पोट्टी श्रीरामुलु। इनकी है वो 56 दिन की ये भूख हड़ताल पर बैठते, 56 दिन भूख हड़ताल पर बैठते, और इनकी है वो आखिर मृत्यु हो गई भूख हड़ताल से। जो भाषा के आधार पर अलग से आंध्र राज्य की मांग कर रहे थे वहाँ के तेलुगु भाषी लोग, इसलिए वो ये आंदोलन था। और इसके जो नेतृत्व कर रहा थे यहाँ कर है वो पोट्टी श्रीरामुलु, वो है वो 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे और उनकी है वो मृत्यु हो गई। फिर है वो आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। कई बार है वो केंद्र सरकार के बाद में वो समझ में आता है। और फिर 1953 में आखिरकार केंद्र सरकार को मानना पड़ा। और 1953 में सबसे पहले वो भाषा के आधार पर है वो आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। इनकी जो नेतृत्व करता थे इनकी है वो भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। और आखिरकार 1953 में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और माना क्या ये मान्यता दे दी गई आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? क्वेश्चन आ सकता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश, भाषाई आधार पर फर्स्ट राज्य। अब इसको बना दिया राज्य, तो फिर देश के विभिन्न कोनों से मांग होने लगी कि हमें भी है वो भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहिए। विभिन्न भारत स्तर पर ये मांग होने लगी हमारा भी है वो राज्य है वो भाषा के आधार पर बनना चाहिए। तो इसके लिए है वो फिर ये मांग ज़्यादातर होने लगी, तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था जो कि महत्वपूर्ण आयोग है और उसका नाम है फजल अली आयोग। तो अब अपन देखते हैं तो सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसको भाषाई आधार पर मान्यता दी गई थी, तो वो था आंध्र प्रदेश। कब दी गई थी? 1953 में। तो अब है वो चारों तरफ से ये मांग उठने लगी थी, हर कोने से देश के हर कोने से मांग उठने लगी थी कि हमारा भी राज्य है वो भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। तो इसके लिए है वो एक आयोग का गठन किया गया था जो कि महत्वपूर्ण है, फजल अली आयोग। तो अपन देखते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे फजल अली, इनके वो अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसमें वो 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे फजल अली आयोग में? कब? ये वो 1953 में इसका गठन किया गया।
और 1955 में इन्होंने है वो रिकमेंडेशन दी, 1955 में अनुशंसा दी इन्होंने। फजल अली आयोग की अनुशंसा 1955 में दी और गठन 1953 में हुआ था। कितने सदस्यीय आयोग था? 3 सदस्यीय। तो कौन कौन से सदस्य थे? एक तो यही फजल अली साहब, डॉक्टर फजल अली, और दूसरे सदस्य थे के.एम. पणिकर, के.एम. पणिकर, और जो तीसरे सदस्य थे, 3 सदस्यीय निकाय था, 3 सदस्यीय आयोग था, तो हरदीनाथ कुंजरू, ये 3 सदस्य थे फजल अली आयोग में। और इनका मुख्य कार्य था जो विभिन्न देश के कोनों से वो, हर कोने से वो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की जा रही थी, तो इसके लिए उनके जो सुझाव थे उनके लिए आयोग का गठन किया गया था, फजल अली आयोग का। कब किया गया? 1953 में, और 1955 में इनकी अनुशंसा दी। तो इनकी अनुशंसा क्या थी? फजल अली आयोग की अनुशंसा, इन्होंने सबसे पहले तो माना कि है वो भाषाई आधार पर, सबसे पहले इन्होंने मान्यता दी कि हाँ, भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाषाई आधार पर मान्यता देने वाला कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले भाषाई आधार पर मान्यता किसने दी? फजल अली आयोग ने। बाकी किसी आयोग ने नहीं दी। पहले वाले जैसे धरा आयोग देखा आपने, उन्होंने मान्यता नहीं दी। कि फजल अली आयोग ने सबसे पहले कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी कहा कि केवल भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक राज्य, एक भाषा और एक राज्य का भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन तो होना चाहिए, लेकिन इस सिद्धांत को उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि एक भाषा एक राज्य ये नहीं चलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि महाराष्ट्र में है वो मराठी भाषी बोलने वाले लोग हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि महाराष्ट्र में केवल मराठी ही रहेंगे, दूसरी भाषा के लोग नहीं रह सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक भाषा एक राज्य का जो सिद्धांत था, इन्होंने है वो इसको अस्वीकार किया, इस सिद्धांत को अस्वीकार किया और कहा कि है वो दूसरी भाषा के बोलने वाले लोग भी है वो उस स्टेट में रह सकते हैं। और इनकी अनुशंसा और क्या थी, तो उसको अपन देख लेते हैं। कि इन्होंने कहा कि इन आयोग ने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता किसी प्रकार से वो बाधित नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार से उसकी सुरक्षा, देश की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन इस प्रकार हो जैसे देश की संप्रभुता और सुरक्षा बने रहने चाहिए, संप्रभुता और सुरक्षा को किसी प्रकार की वो बाधा नहीं आना चाहिए, देश की संप्रभुता यानी कि सोवेनिटी और सिक्योरिटी वो है वो बनी रहनी चाहिए। इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। और इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी, तो इन्होंने कहा था कि है वो वित्तीय प्रशासनिक और आर्थिक, वित्तीय प्रशासनिक और आर्थिक विकास हो। इस प्रकार राज्यों के पुनर्गठन किया जाए जिसके वो राज्य में वित्तीय विकास हो, आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक विकास हो। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि है वो सांस्कृतिक भाषाई राज्य का पुनर्गठन इस प्रकार हो जिसमें बोलने वाले लोग जिसमें रहने वाले लोग उनकी भाषाई और सांस्कृतिक एक रूपता हो। भाषाई और सांस्कृतिक कैसी होने चाहिए? एक रूपता, भाषाई और सांस्कृतिक एक रूपता हो। तो ये पहले रिकमेंडेशन दी थी, संप्रभुता और सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए, यानी कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा वो बनी रहनी चाहिए। दूसरी, भाषाई और राज्यों का पुनर्गठन इस प्रकार हो जिसमें वो भाषाई आधार पर, भाषाई के आधार पर है वो राज्यों का पुनर्गठन, मतलब एक रूपता होना चाहिए भाषा और सांस्कृतिक आधार पर। और तीसरा इन्होंने कहा था कि वित्तीय आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक विकास हो। और इस प्रकार से वो चौथी रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने कि वो जो देश में है वो योजना आयोग को बढ़ावा मिले, योजना को बढ़ावा मिले, इस प्रकार से वो राज्यों का पुनर्गठन हो जिससे वो पब्लिक वेलफेयर, लोगों के जो है वो कल्याण के लिए, कल्याणकारी योजना के लिए सहूलियत रहे, इस प्रकार से वो राज्यों का पुनर्गठन हो, योजना को बढ़ावा मिले। तो यही रिकमेंडेशन दी जो महत्वपूर्ण आयोग था राज्यों के पुनर्गठन में, जो महत्वपूर्ण आयोग है फजल अली आयोग, उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी कि वित्तीय विकास होना चाहिए, योजना को बढ़ावा मिले, इस प्रकार से राज्य का पुनर्गठन किया जाए। साथ ही प्रशासनिक और आर्थिक विकास हो, सुरक्षा और संप्रभुता बनी रहनी चाहिए, और भाषाई और सांस्कृतिक एक रूपता हो, इस प्रकार से वो राज्य का पुनर्गठन हो। और साथ ही वो जो इन्होंने सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को स्वीकार किया। और इसके बाद वो अपन देखते हैं कि इन्होंने जो अनुशंसा दी थी उसके लिए वो 7वां संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960
1956 में इनकी अनुशंसा लगी। और इनकी एक महत्वपूर्ण अनुशंसा और थी, इन्होंने कहा कि जो ये 4 श्रेणी के, अभी अपने देखें जो 4 श्रेणी के राज्य होते थे इनको समाप्त कर 2 श्रेणी के बनाए जाए। जैसे वर्तमान में है राज्य या तो फुल फ्लैश राज्य और यूटी दोनों में कन्वर्ट किया जाए। जो 4 श्रेणी के राज्य इसको इसकी जगह वो 2 श्रेणी के राज्य ही बनाए जाए। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 4 श्रेणी के जो राज्य थे अपने देखे थे ABCD, उसकी जगह है वो 2 श्रेणी के राज्य ही होने से, या तो फुल फ्लैश राज्य हो या फिर यूटी हो। 4 श्रेणी के राज्य इसको है वो, इसकी जगह वो 2 श्रेणी के राज्य बनाए जाने चाहिए। और इन अनुशंसाओं को लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ। और उस समय है वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। अब कौन कौन से थे जो ये 14 राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश, इसके बारे में अपन देखते हैं। कि जो A श्रेणी के राज्य थे 9, वो तो सेम एज इट इज वही 9 तो, और ये 5 नए जोड़े गए, तब 14 राज्य होंगे। और कौन कौन से ये थे यूटी, अब अपन इसको देख लेते हैं थोड़ा। जैसे कि A श्रेणी के 9 राज्य थे, वो तो थे ही, और उसके साथ है वो 5 राज्य और बनाए गए। तो अपन ने देखा कि कौन कौन से थे A श्रेणी के राज्य। तो 9 राज्य थे। सबसे पहला असम अपने देखा, असम, और दूसरा असम बिहार, तीसरा बॉम्बे, चौथा है वो मध्य भारत, MP कह सकते हैं अपन, और 5वां है वो मद्रास, 6ठा है वो यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, पहले संयुक्त प्रांत कहते थे इसको, और 7वां है ओडिशा। ये जो A श्रेणी के राज्य थे वही लिख रहा हूँ मैं पहले तो। और 8वां पश्चिम बंगाल, और 9वां है पंजाब। ये 9 श्रेणी A श्रेणी के 9 राज्य थे, वो तो सेम एज इट इज रखेंगे, और 5 और जोड़ेंगे, टोटल 14 हो जाएंगे। 10वां है वो जम्मू कश्मीर का वो राज्य बनाया गया, जम्मू कश्मीर। फिर 11वां राजस्थान, 12वां आंध्र प्रदेश, या फिर हाँ हैदराबाद कह सकते हैं, 13वां कर्नाटक, और 14वां केरल। ये है वो 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। तब ये 9 तो पहले वाले थे ही A श्रेणी के राज्य, और 4 ये 5 और जोड़े गए, टोटल है वो 14 राज्य अस्तित्व में आए 1956 में। और यूटी कितने थे, तो 6 वो यूटी थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 कौन कौन से थे, तो एक तो दिल्ली, और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, और अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, चौथा त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, और 6ठा है वो लंकाद्वीप। लंकाद्वीप पहले वो लक्षद्वीप को लंकाद्वीप कहते थे। तो ये 6 वो यूटी थे और 14 राज्य थे। कब 1956 में 7वां संविधान संशोधन फजल अली आयोग की जो अनुशंसा थी उनको है वो लागू करने के लिए 7वां संविधान 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया, और उसके उसी से माध्यम से है वो 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब उससे अपन देखते हैं कि आज तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो किस प्रकार बने, किसके राज्य से वो कौन कौन से राज्य बनाए गए, उसके बारे में अपन देखते हैं आज अभी। तो सबसे पहले तो ये 14 राज्य तो ये थे ही। 15वां राज्य कौन सा बना, 15वां राज्य है वो 1960 में
बॉम्बे से पृथक कर गुजरात को बनाया गया। गुजरात को 1960 में गुजरात को राज्य बनाया गया। पहले ये बॉम्बे के अंतर्गत आता था, तो बॉम्बे से पृथक कर वो गुजरात को राज्य बनाया गया। गुजरात को राज्य बनाया गया और बॉम्बे को है वो महाराष्ट्र, बॉम्बे को महाराष्ट्र राज्य बनाया गया। बॉम्बे को महाराष्ट्र बनाया गया और बॉम्बे से पृथक कर गुजरात को 1960 में राज्य बनाया गया। फिर 1961, तो जैसा कि अपने राज्य का जो भारत का एकीकरण में देखा था, दादर नागर हवेली और इसको यूटी बनाया गया। दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश या यूटी बनाया गया। कब बनाया गया? 1961 में। फिर 1962 में बात करें, 1962 ईस्वी की, तो 1962 में है वो जैसे कि अपने एकीकरण में पढ़ा था, गोवा, दमन दीव व पुडुचेरी को यूटी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कब? 1962 में। फिर अपन देखते हैं कि 1962 से 1963 ये किस प्रकार वर्तमान में जो 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश ये किस प्रकार अस्तित्व में आए, उसको है वो किस किस परिस्थिति में गुजर गए, उसको बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो 1962 और फिर 1963 में नागालैंड राज्य, 1963 में वो नागालैंड को राज्य बनाया गया। ये पहले असम के अंतर्गत था। असम उसमें बहुत बड़ा प्रांत था, तो असम के अंतर्गत असम से इसको अलग किया गया 1963 में। असम से पृथक कर वो फुल फ्लैश स्टेट बनाया गया नागालैंड को। फिर 1966 ईस्वी में देखें तो 1966 इसमें वो पंजाब से हरियाणा को पृथक किया गया। पंजाब के हम भी हरियाणा वाले लोगों ने कहा हमारी भी भाषा अलग है पंजाबियों से, तो हमें भी अलग करो, तो पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया, पृथक किया। और फिर चंडीगढ़ है इन दोनों में विवादित था। चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा में दोनों के मध्य चंडीगढ़ को लेकर विवाद था, तो चंडीगढ़ को है वो यूटी बनाया गया। चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया। फिर अपन देखते हैं उन्नीस सौ इकहत्तर में वो हिमाचल प्रदेश को वो जैसे कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पास पास में, तो हरियाणा में अलग भाषा है हिंदी और हिमाचल प्रदेश वाले हिंदी भाषा बोल रहे थे, उन्होंने कहा हमें भी अलग करो, तो हिमाचल प्रदेश को 1971 में 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को, पहले हिमाचल प्रदेश क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, तो हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर ये तीनों साथ साथ में यूटी बनाए और साथ में यूटी बनाए, यानी कि ये तीनों दोस्त थे। तो हिमाचल प्रदेश को है वो राज्य बनाया गया। तब है वो मणिपुर और त्रिपुरा वो भी मांग करने लगे कि हमें भी बनाओ राज्य, क्योंकि वो साथ साथ में वो यूटी बनाए थे 1956 में। तो अब है वो इनको है वो हिमाचल प्रदेश को 1971 में राज्य बनाया गया। तो 1972 में जो इनके जो दोस्त थे त्रिपुरा और मणिपुर वो भी डिमांड करने लगे कि हमें भी राज्य बनाओ, क्योंकि ये भी यूटी थे। तो 1972 में त्रिपुरा व मणिपुर को राज्य बनाया गया। और 1972 में ही जो मेघालय है अब इनको राज्य बनाया गया, त्रिपुरा और मणिपुर को राज्य बना दिया गया। तो फिर मेघालय डिमांड करने लगा हमें भी कुछ तो बनाओ, इनको राज्य बना दिया गया। तो फिर मेघालय को है वो मेघालय को भी 1972 में ही राज्य बनाया गया। पहले मेघालय है वो ये असम के अंतर्गत उपराज्य था, मेघालय राज्य बनाया गया। पहले मेघालय उपराज्य था, किसके अंतर्गत? असम में 22वां संविधान संशोधन से वो इसको असम का उपराज्य बनाया गया था। उपराज्य यानी कि असम के वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री अलग होते थे, और इसके भी
जो मेघालय इसके भी है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री और इसकी विधानसभा अलग होती थी। ये उपराज्य का दर्जा दिया गया था क्योंकि ये भी डिमांड करने लगा था अलग राज्य की। तो जैसे कि अब इनको अब उपराज्य बना दिया गया, तो फिर है वो उपराज्य बना हुआ था और 1972 में इसको भी मेघालय को भी राज्य बना दिया गया। जब त्रिपुरा और मणिपुर मेघालय इनको राज्य बनाया गया तो इनके पास अरुणाचल प्रदेश और जो मिजोरम थे वो भी डिमांड करने लगे कि हमें भी कुछ तो बनाओ। तो इनको है वो अरुणाचल प्रदेश, इनको यूटी बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कब? 1972 में केंद्र शासित प्रदेश। तो ऐसा मान लीजिए 1971 में हिमाचल प्रदेश को जब राज्य बनाया गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों साथ साथ 1956 में यूटी बनाई गई थी, तीनों को साथ में। तो जब एक को राज्य बना दिया गया हिमाचल प्रदेश को, तो मतलब एक की शादी होगी तो दूसरे भी डिमांड करने लगे कि हम साथ में पढ़ते, साथ में रहते थे, हमारी भी शादी करो। तो फिर उनको है वो त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्यों का दर्जा दिया गया। जस्ट एक साल बाद 1972 में इनको भी राज्य बना दिया गया। इन्होंने कहा हमारा भी घर बसाओ, तो इनको राज्य का दर्जा दिया गया। और जब इनको राज्य का दर्जा दिया गया तो मेघालय को भी है वो राज्य उपराज्य से, पहले उपराज्यपाल था, उपराज्यपाल गया, पहले उपराज्य था। तो फिर इसने कहा कि मुझे भी है वो अब फुल फ्लैश राज्य चाहिए, अपन को अब फुल फ्लैश राज्य, अब मैं वो असम के अंडर में नहीं रहना चाहता। जैसे कि एक घर में दोनों भाई होते हैं, साथ में रहते हैं, तो उनकी पत्नियों के बीच में थोड़े समय के बाद है वो उनका वो अलग रहने की भावना जग जाती है और वो डिमांड करने लगती है कि न्यारा होना, यानी कि अलग होना। फिर तो क्या एक बात करते, पहले तो वो मानते नहीं, उनके जो पति होते हैं वो नहीं मानते कि वो न्यारा नहीं होना या अलग नहीं होना। फिर लेकिन और भी डिमांड जब ज़्यादा हाईवी हो जाती है तो फिर कहते हैं कि एक काम करते हैं, चूल्हे वो अलग कर लेते हैं, बाकी काम सब है वो खेत में सब शाम एक साथ करेंगे और केवल चूल्हा है वो अलग रख लेते हैं। तो इसी प्रकार जैसे कि जो मेघालय है इसको है वो उपराज्य का दर्जा दिया गया था। फिर वो थोड़े दिन बाद है वो उनको लगा, जो दो पत्नियां थी उनको लगा कि यार अपन है वो अलग रह रहे हैं, ये तो दोनों साथ, दो भाई तो साथ में बैठकर हंसी बातें कर रहे हैं, ठाके लगा रहे हैं, फिर वो अपन है वो इतने वो अलग क्यों रह रहे हैं। तो उनको लगा कि अब है वो फुल न्यारा होना, यानी कि पुरुष न्यारो वेणो, मारवाड़ में ऐसा कहते हैं, पुरुष न्यारो वेणो। तो अब उन्होंने है वो फुल मेघालय ने वो डिमांड की मुझे वो पूरा राज्य बना दिया जाए। तो मेघालय को भी 1972 में है वो फुल फ्लैश स्टेट बना दिया गया। और 1972 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन्होंने भी कहा कि हमें भी कुछ तो बनाओ। तो 1972 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यूटी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब अपन देखते हैं कि जैसे कि 1975 में वो सिक्किम का विलय हुआ था। 1975 में सिक्किम, पहले है वो 35वां संविधान संशोधन किया गया था 1974 में, और उसमें वो सिक्किम को एसोसिएट स्टेट या सहायक राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर वो 36वें संविधान संशोधन से 37वां संविधान संशोधन 1975 में है वो सिक्किम को है वो फुल फ्लैश स्टेट बना दिया गया और भारत का विलय कर दिया गया। तो 1975 में वो सिक्किम का विलय, भारत में हुआ पूर्ण विलय, सिक्किम का विलय, और सिक्किम को स्टेट बनाया गया 1975 में। फिर 1987 ईस्वी में वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा को यूटी से राज्य बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और गोवा, इनको है वो राज्य बनाया गया यूटी से। पहले यूटी थे, 1972 में इनको यूटी बनाया गया था, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को। जब अरुणाचल प्रदेश और इस मिजोरम को, इनको है वो राज्य बनाया गया। ये कब बने थे यूटी? तो 1972 में ये भी यूटी बने थे, और 1987 में इनको है वो फुल फ्लैश स्टेट बना दिया गया। यानी कि कितने साल हुए? जस्ट कितने 15 साल, 72 से वो 15 साल के बाद इनको है वो राज्य बनाए दिए यूटी से। और गोवा है वो कब बना था? तो 1962 में गोवा यूटी बना था। और गोवा फिर कहा, जैसे कि इन दोनों की बारात चढ़ रही थी, लेकिन इनके जो राज्य बनने जा रहे थे, इन दोनों की बारात चढ़ रही थी, तो फिर पीछे से गोवा चिल्लाया कि मुझे क्या बुढ़ा करोगे। यानी कि गोवा 1962 में वो यूटी बन गया था, तो मुझे भी क्या राज्य बनाओ, मेरे भी घर बसाओ। तो 1987 में साथ में गोवा को भी है वो राज्य बनाया दिया गया। ये तो कितने 15 और ये 25 साल का था, यानी कि 62 और 25 87। तो 87 में इसको भी
राज्य बनाया गया। फिर 2000 ईस्वी सन 2000 ईस्वी में है वो छत्तीसगढ़ को पृथक किया गया। किससे? छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से वो अलग किया गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग किया गया। कब? 2000 को छत्तीसगढ़ को राज्य बनाया गया, मध्य प्रदेश से अलग कर 2000 में। मध्य प्रदेश से पृथक करा वो छत्तीसगढ़ को राज्य बनाया गया। कब? 2000। और 2000 में ही उत्तरांचल को, क्योंकि उत्तरांचल एक पहाड़ी इलाका है और यूपी के साथ साथ पहले उत्तर प्रदेश के साथ, तो यूपी मैदान और पहाड़ी इलाका है, तो इनमें है वो जो प्रशासनिक व्यवस्था में सहूलियत रहे, इसलिए है वो उत्तरांचल को है वो यूपी से अलग कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से पृथक, इसको भी सन 2000 में किया गया था। और इसी के साथ है वो झारखंड है वो किससे अलग हुआ था? बिहार के, जो आदिवासी इलाका था बिहार का, उससे वो झारखंड अब बिहार से अलग हो गया था। कब? 2000 में, बिहार से पृथक। तो 2000 में 3 नए स्टेट बने। कब? कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। ये है वो, अभी उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रखा, बाद में रखा गया है, पहले उत्तरांचल नाम था। तो छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड, ये 3 2000 में स्टेट में, 2000 में है वो 3 नए स्टेट बनाए गए। फिर है वो 2014 की बात करते हैं। 2014 में है वो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। 2014 में तेलंगाना अलग राज्य बनाया गया। किससे पृथक कर? आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से पृथक। आंध्र प्रदेश से वो अलग तेलंगाना राज्य कब बनाया गया? तो 2014 में। फिर आ जाओ 2019 में है वो जम्मू कश्मीर को है वो यूटी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर राज्य था, इसकी 2 यूटी बनाई गई। कौन कौन सी? एक तो कश्मीर, इसको राज्य को यूटी में कन्वर्ट किया गया, और लद्दाख, ये भी यूटी। जम्मू कश्मीर स्टेट की है वो 2 यूटी बनाई गई 2019 को। और फिर 26 जनवरी 2020 को जो दादर नागर हवेली और दमन दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, तो इनको दोनों को मिला दिया और एक यूटी बनाई गई। दादर नागर हवेली व दमन दीव, इनको है वो मिला दिया गया और एक यूटी बनाई गई, एक केंद्र शासित प्रदेश। दोनों को मिलाकर है वो एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कब? 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये जो पृथक पहले यूटी थी, इन दोनों को मिलाकर एक यूटी बनाई गई। इस प्रकार वर्तमान में जैसे अपन देख रहे हैं कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो किस किस प्रकार से बने, अस्तित्व में आए, उसके बारे में आज अपन ने देखा। तो अपन देख लेते हैं कि सबसे पहले किस प्रकार ये एक समरी के तौर पर देख लेते हैं पूरा भी जो पढ़ा वो। यानी कि जो 14 राज्य तो पहले से थे, कितने? जो 14 तो अपन देख लिए, 9 वो ए श्रेणी के राज्य थे, 9 तो है वो ए श्रेणी के थे, और 5 उनको बाद में बनाया गया था 1956 में, तब 14 राज्य थे। फिर 15वां कौन सा बना? 15वां बना गुजरात। गुजरात है वो 15वां राज्य बना। और फिर 16वां बना नागालैंड। फिर 17वां हरियाणा, जो पंजाब से पृथक होकर बना था, हरियाणा। फिर 18वां है वो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना। फिर 19वां, जैसे कि बताया 3 दोस्त थे साथ, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और 20वां त्रिपुरा, ये तीनों साथ में यूटी बने और फिर राज्य भी बने साथ में। ये 1971 में बना था, ये 1972 में, मणिपुर और त्रिपुरा। 21वां वो इसी के साथ बना था मेघालय। फिर 22वां मेघालय, सिक्किम 1975 में बना था। फिर है वो 23वां मिजोरम,
और अरुणाचल प्रदेश ये राज्य बनाया था, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश साथ में अरुणाचल प्रदेश। फिर 25वां गोवा और 26वां जो कि 2000 में बना था छत्तीसगढ़ और 27वां उत्तराखंड या उत्तरांचल और 28वां झारखंड और 29वां 2014 में बना था लास्ट आंध्र प्रदेश से पृथक होकर तेलंगाना। कौन सा राज्य? तेलंगाना 2014 में। तो ये 29 राज्य हो गए, लेकिन वर्तमान में 28 है। तो जो जम्मू कश्मीर वो राज्य पहले गिना था, लेकिन उसको है वो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना गए थे उनको 2019 में। तो अब जम्मू कश्मीर को जब है वो 2 यूटी में बदला गया, तो अब वो वापस 28 हो गए। जम्मू कश्मीर को है वो यूटी में कन्वर्ट किया गया है। कौन कौन सी? तो कश्मीर और एक है वो 2 यूटी बनाएगी, एक है वो लद्दाख। इसलिए वो राज्य ये कम हो गया, तो वापस है वो 28 राज्य है वर्तमान में और 8 है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसको अपन देखते हैं किस प्रकार वो केंद्र शासित। ये तो 28 राज्य जो अस्तित्व में आए उसको अपन ने देखा। अब हम देखते हैं कि जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो किस प्रकार अस्तित्व में आए। से तो जब थे ही पहले 1956 में, जब फजल अली आयोग रिकमेंडेशन जब लागू हुई थी, 7वां संविधान संशोधन किया गया था, तो उसमें से तो थे ही। कौन कौन से थे? दिल्ली, जैसा कि वो 3 तो साथ में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश, तीनों दोस्त हिमाचल प्रदेश साथ में यूटी भी बने थे और राज्य भी साथ में बने थे। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर, ये यूटी की बात कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं। और 5वीं कौन सी थी? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार ये यूटी थी। और 6ठी है वो लंकाद्वीप, यहाँ लक्षद्वीप वर्तमान में नाम है, पहले लंकाद्वीप नाम था। फिर 8वीं कौन सी यूटी बनी थी? तो गोवा, दमन द्वीप। और उसके बाद 9वीं यूटी कौन सी बनी? तो पुडुचेरी। फिर कौन सी यूटी बनी? 10वीं चंडीगढ़। चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया था, हरियाणा और पंजाब में जो है। और फिर वो जो 3 पहले यूटी बनी गई थी, जैसे हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर, ये पहले यूटी थी, इसको वो राज्य बनाए गए, तो ये वापस 3 कम हो गए। तो कितने रही? वापस 7 यूटी रही। कितनी रही? क्योंकि ये वो यूटी पहले यूटी थी, इसको अब राज्य बनाया गया, तो अब यूटी कम हो गई 3 और 7 राज्य रहे। जब इनको राज्य बनाया गया 3 को, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर को। फिर है वो जम्मू कश्मीर को है वो 2019 में वो पृथक कर 2 यूटी बनाई गई। कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बनाई गई। तो फिर वापस ये कितनी हो गई? 9 हो गई। लेकिन जब दादर नागर हवेली और दमन दीव, दादर पहले अलग अलग थी, इनको वापस 1 कर दिया गया। दादर नागर हवेली व दमन दीव पहले अलग अलग थी, इनको वापस 1 कर दिया गया, तो वापस 9 से 1 कम हो गई। कितनी रही? 8। तो वर्तमान में 28 राज्य है और 8 यूटीज है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये थी आज की अपने वो राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ। फजल अली आयोग की जो रिकमेंडेशन थी उसके बारे में देखा अपन ने। वही महत्वपूर्ण आयोग था फजल अली आयोग, और उसके अनुशंसाओं के आधार पर है वो जो नए राज्य बनाए गए उसका वो गठन किया गया। और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो वो किस किस प्रकार बने, किस किस प्रकार है वो उनके वो जर्नी रही जब यहाँ तक पहुँचे। पहले जैसा कि 1956 में कितने राज्य थे? 14 राज्य थे और 6 यूटी थी। फिर उसको वो धीरे धीरे बढ़ाई गई और अब वर्तमान में वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से बने हैं। तो ये किस प्रकार बने, इस आज की क्लास में अपन ने ये थोड़ी चर्चा की, और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, उन तक भी ये क्लास पहुँचाए ताकि हमारा हौसला और अफजाई हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।